नमस्कार प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नेपाल के एक बड़े राजनीतिक परिवार में पली बड़ी मनीषा कोइराला राजनीति में नहीं बल्कि फिल्मों में आना चाहती थी। इसीलिए वो बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने आई। लेकिन मनीषा कोइराला ने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें अपनी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा भी इनकी लाइफ में ऐसी ऐसी घटनाएं भी घटी, इसके बारे में सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि एक समय बॉलीवुड पर राज कर रही अभिनेत्री अचानक क्यों बॉलीवुड से गायब हो गई। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में जन्मी मनीषा कोइराला के दादा नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिनका नाम विशेष प्रसाद है, और पिता प्रकाश राजनीति में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। मनीषा की शुरुआती पढ़ाई नेपाल में नहीं बल्कि बनारस के वसंत कन्या महाविद्यालय से हुई है। मनीषा बचपन से ही डॉक्टर बनकर दूसरों की सेवा करने की चाह रखती थी, लेकिन खूबसूरती और अच्छी एक्टिंग स्किल्स होने के चलते उनके लिए फिल्मी दुनिया के द्वार खुल गए। इसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में मनीषा की शुरुआती पहचान एक नेपाली बॉलीवुड अभिनेत्री के तौर पर बनी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1989 में एक नेपाली फिल्म से की। इसके बाद 90 के दशक में उन्होंने कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, गोविंदा, संजय दत्त के साथ भी काम किया। हर किसी की तरह मनीषा का सफर भी फिल्मों में आने से पहले बहुत मुश्किलों भरा हुआ था। उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचने से पहले अपने जीवन में बहुत सी असफलताएं देखी, जिसका उनकी मेहनत पर कोई असर नहीं पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा कोइराला एक बार ऑडिशन दे रही थी, लेकिन ऑडिशन के दौरान एक डायरेक्टर ने उन्हें टेरिबल एक्ट्रेस कहकर रिजेक्ट कर दिया था। आपको बता दें कि वो डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि जाने माने मशहूर शख्स वेदु विनोद चोपड़ा थे। उन्होंने मनीषा की एक्टिंग को देखकर उनकी काफी आलोचना की थी और उनकी एक्टिंग को बकवास बताया, लेकिन उस वक्त शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यही एक्ट्रेस आगे चलकर हिंदी सिनेमा पर राज करने वाली है। वेदु की वो बात मनीषा के दिल पर लग गई और वो मनीषा की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, और उन्होंने ठान लिया कि वो एक दिन मशहूर अभिनेत्री के रूप में खुद को तराशेंगी। मनीषा की फिल्मी करियर की बात की जाए तो आपको बता दें कि मनीषा कोइराला ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत साल 1991 में सुभाष घई द्वारा निर्देशित फिल्म सौदागर से की थी। और दोस्तों, फिल्म में उस समय दो लेजेंडरी कलाकार राजकुमार, दिलीप कुमार एक साथ बड़े पर्दे पर दिखाई दिए थे। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित हुई थी। पहली फिल्म ने कोइराला को रातों रात हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया था। उन्होंने उस दौर में खुद को अभिनय के चलते हिंदी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में शुमार कर लिया था। साल 1996 में पार्थिव घोष निर्देशित फिल्म अग्नि साक्षी और साथ ही में निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी ने मनीषा को इंडस्ट्री की टॉप लीडिंग हीरोइन बना दिया। दोनों ही फिल्मों में मनीषा के दो अलग अलग रूप देखने को मिले। पहली फिल्म अग्नि साक्षी में मनीषा अपने एक बीमार पति का ध्यान रखते हुए एक पतिव्रता पत्नी के रूप में दर्शाई गई। वहीं दूसरी फिल्म खामोशी में वो अपने अंधे माँ बाप का ध्यान रखने वाली एक प्यारी सी एनी की भूमिका निभाती हुई नजर आई। दोनों ही फिल्मों में उनके अभिनय को देख सभी आलोचक दांतों तले उंगली दबाए रह गए। साल 1997 में मनीषा बॉबी देओल और काजोल के ऑपोजिट फिल्म गुप्त द हिडन ट्रूथ में नजर आई, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इसी साल वो पहली बार बड़े पर्दे पर शाहरुख खान के साथ फिल्म दिल से में नजर आई। इस फिल्म ने मनीषा कोइराला को आलोचकों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया दिलाई। साथ ही उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का नामांकन भी मिला। साल 1999 में वो फिल्म मन और अजय देवगन स्टार और फिल्म धागे में नजर आई। फिल्म मन में उनकी लाजवाब एक्टिंग देख आलोचकों ने उन्हें मीना कुमारी तक की उपाधि दे डाली थी। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई। साल 2000 में वो मल्टी स्टार फिल्म लज्जा में नजर आई। इस फिल्म में उनका अभिनय काबिले तारीफ था। इसके बाद वो 2002 में अजय देवगन स्टार फिल्म कंपनी में नजर आई। इस फिल्म के लिए उन्हें तीसरी फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 2003 में मनीषा काफी लो बजट फिल्मों में नजर आने लगी। इसी साल वो फिल्म एस्केप फ्रॉम तालिबान में नजर आई। इस फिल्म के लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद वो फिल्म मार्केट में एक जवान बाजारों औरत की भूमिका में दिखाई दी। इस फिल्म के लिए उन्हें आलोचकों की ओर से बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी की। मनीषा अभिनेत्री होने के साथ साथ एक निर्माता भी हैं। उन्होंने फिल्म मेकिंग का डिप्लोमा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से किया है। कोइराला ने अपने बैनर के तहत फिल्म में पैसा वसूल का निर्माण किया। ऐसी फिल्म जो बॉलीवुड में अब तक नहीं बनी थी। इस
फिल्म की लीड हीरोइन सुष्मिता सेन थी। इस फिल्म की खासियत ये थी कि फिल्म ना तो लव स्टोरी थी और ना ही इसमें कोई भी हीरो था। साल 2007 में वो फिल्म अनवर में एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में नजर आई। उन्होंने हिंदी सिनेमा में फिल्म मुंबई एक्सप्रेस से एक जबरदस्त वापसी की। इस फिल्म में उनके अभिनय से दर्शक तो प्रभावित हुए, लेकिन फिल्म की खराब मार्केटिंग की वजह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भयंकर बर्बादी झेलनी पड़ी। दोस्तों, इन सब के अलावा अगर मनीषा के निजी जीवन के बारे में बात करें तो इनका निजी जीवन काफी दर्दनाक रहा। बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्में देने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब मनीषा का करियर ढलान पर जाने लगा। उस वक्त इन सब से उभरने के लिए अभिनेत्री ने शराब और ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर दिया। मनीषा कोइराला ने साल 2010 में सम्राट दहल से शादी की, लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और साल 2012 में दोनों का तलाक हो गया। दरअसल मनीषा कोइराला और सम्राट दहल एक दूसरे से फेसबुक पर मिले थे। यहीं से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। सम्राट मनीषा से 7 साल छोटे थे, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि वो सम्राट दहल से ही शादी करेगी। मनीषा ने अपने अफेयर को काफी समय तक छुपाए रखा और अचानक शादी की खबर से लोगों को हैरान कर दिया था। मनीषा ने साल 2010 में सम्राट से शादी की थी। दोनों की शादी रीति रिवाज के साथ काठमांडू में हुई थी। मनीषा कोइराला सम्राट के रिश्ते में प्यार का प्रवान जितनी जल्दी चढ़ा उतनी ही जल्दी उतर भी गया। रिपोर्टर्स के अनुसार शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्ते में मतभेद की खबरें आने लगी। दोनों के बीच मतभेद इतना बढ़ गया कि जल्द ही इन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस वक्त मनीषा कोइराला अपने पति के बर्ताव से काफी परेशान हो गई थी। फिल्मी बीट की रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त मनीषा कोइराला ने अपने पति पर कई आरोप लगाए थे। मनीषा ने कहा कि उनके पति ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कभी सोच भी नहीं सकती कि कोई इंसान अपनी पत्नी के लिए इतना बुरा हो सकता है। यही नहीं, मनीषा कोइराला ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर पति से अलग होने की खबर शेयर की थी। हालांकि पोस्ट कुछ देर बाद ही डिलीट कर दिया गया था। इसी के बाद से ही दोनों के बीच तलाक की खबरें आने शुरू हो गईं और फाइनली 2012 में जाकर दोनों का तलाक हो गया। आपको बता दें कि मनीषा जब अपनी फिल्म करियर के पीक पर थी तब उनका नाम एक्टर नाना पाटेकर के साथ भी जोड़ा गया था। हालांकि ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका। इन सारी चीजों को झेलते झेलते मनीषा इतनी टूट गई कि उन्हें इन सब को भुलाने के लिए दारू का सहारा लेना पड़ गया। साल 2012 में मनीषा की तबीयत अचानक कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, जिसके बाद वो मुंबई के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुई। इलाज के दौरान उन्हें पता चला कि उनके गर्भाशय में कैंसर है। इस खबर के बाद से तो जैसे मनीषा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। उन्हें लग रहा था कि ये कैंसर उनको मार डालेगा। हालांकि इसके बाद मनीषा ने न्यूयॉर्क में अपना इलाज कराया। लगभग 1 साल चली ट्रीटमेंट के बाद जब वो ठीक होकर लौटी तो उन्होंने फैंस को इसकी जानकारी दी। कैंसर से उभरने के बाद मनीषा कोइराला ने अपनी किताब कैंसर गिव्स मी अ न्यू लाइफ लॉन्च की। किताब के जरिए उन्होंने अपनी आप बीती और संघर्ष की कहानी बताई। इसके बाद साल 2017 में उन्होंने फिल्म डियर माया से बॉलीवुड में वापसी की थी। इसके बाद अब वो जल्द ही संजय लीला भंसाली की फिल्म हीरा मंडी में दिखाई देंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका क्या कहना है मनीषा कोइराला के बारे में? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।